मी डॉक्टर अतुल गर्ग, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाई। डियर स्टूडेंट्स, हम संपूर्ण अवकल समीकरण पढ़ रहे थे। इससे पहले एक लेक्चर संपूर्ण अवकल समीकरण का अपन ने पढ़ा था, वो था DE8A। आज अपन नेक्स्ट इसमें लेक्चर पढ़ रहे हैं DE8B। इसमें आता है समघातीय समीकरण, होमोजीनियस इक्वेशन। तो जो अपने को टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर में क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसको सबसे पहले क्वेश्चन को अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में रखें, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड बराबर 0 के रूप में उसे रखें, जहाँ पी क्यू आर जो दे रखे हैं वो एक्स वाई जेड के फलन हैं। इनमें एक्स वाई जेड आता है। तो अगर इन पी क्यू आर में, या यूँ कहें कि पी क्यू आर के प्रत्येक पद में एक्स वाई जेड की घातों का योग समान हो, प्रत्येक पद की कह रहा हूँ मैं, तो हर एक स्टेप में एक्स वाई जेड की घातों का योग समान हो, तो फिर वो समीकरण होमोजीनियस इक्वेशन कहलाती है, समघातीय समीकरण कहलाती है। और तो एक तो समीकरण होमोजीनियस हो और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई हो, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड बराबर 0 हो, तो फिर इसको हल करने के लिए हम एक प्रतिस्थापन रखेंगे, x बराबर यू जेड और y बराबर वी जेड, जिससे dx का मान आएगा u डी जेड प्लस जेड डी यू, क्योंकि u और z दोनों ही अवकलित होंगे, तो u डी जेड प्लस जेड डी यू। और इसी तरह से y बराबर वी जेड का अवकलन होगा dy इज इक्वल टू वी डी जेड प्लस जेड डी वी। तो इससे p का मान जब लिखेंगे अपन, तो वो आएगा z की पावर n। अगर n घात का समघात फलन है तो z की पावर n बार आ जाएगा। फंक्शन uv का कोई बनेगा, जिसको f1 uv लिख दिया है। इसी प्रकार q भी z की पावर n f2 दूसरा फलन uv का बनेगा। तो अगर n घात का समघात फलन है तभी z की पावर n आएगा। अगर 2 घात का समघात फलन होता तो z स्क्वायर बार आता, इसलिए लिखा हुआ है। और r बराबर बनेगा z की पावर n तीसरा कोई फलन uv का, f3 uv लिख दिया है। अब इन चीज़ों को अपनी दी गई समीकरण में अपन लिखते हैं, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इज इक्वल टू 0 में लिखते हैं। तो p का मान लिख दिया z की पावर n प्लस 1, एक z और बार आ गया, f1 uv डी एक्स प्लस f2 uv डी वी डी यू एंड डी वी। फिर z की पावर n u f1 uv प्लस v f2 uv प्लस f3 uv प्लस इंटू डी जेड इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बनी, जिसको ये मान जो ऊपर लिखे हुए हैं पी क्यू आर के, ये मान अपन ने रख दिए और ठीक तरह से लिख लिए, तो ये इक्वेशन बन गई। तो इसको अगर अपन डिवाइड करें, ये जो समीकरण बनी है ये वाली, इस समीकरण को अगर अपन डिवाइड करें, z की पावर n प्लस 1 u f1 uv प्लस v f2 uv प्लस f3 uv से, जो कि 0 नहीं है, क्योंकि 0 से तो डिवाइड कर ही नहीं सकते। तो ये चूँकि 0 नहीं हो, अगर तो इससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने से ये इक्वेशन बन गई f u v डी यू प्लस f2 u v डी वी अपॉन u f1 uv प्लस v f2 uv प्लस f3 uv का फलन, f3 uv का मतलब uv का जो भी फलन बन रहा है वो, प्लस dz अपॉन z इज इक्वल टू 0। तो अपन ने डिवाइड इसीलिए z की पावर n प्लस 1 ले लिया था और ब्रैकेट ले लिया था सेकंड टर्म वाला। तो ये दोनों से डिवाइड करने से ये इस रूप में आ गया, और इसको अपन फिर ढंग से अरेंज करके आसानी से इंटीग्रेट कर लेंगे, क्योंकि ये चरों का पृथक्करण हो जाएगा और चरों के पृथक्करण से ये इंटीग्रेबल है, तो आसानी से इंटीग्रेट कर लेंगे। फिर इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम वर्किंग रूल देख लेते हैं कि किस प्रकार हल करना चाहिए। तो वर्किंग रूल में 2 पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले तो कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी अपन चेक करेंगे कि ये इंटीग्रेबल है या नहीं है फंक्शन। तो वो जो अपन ने पूर्व में पढ़ा था, जो डिटर्मिनेंट था पी क्यू आर, फिर सेकंड लाइन में डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डी जेड, और थर्ड लाइन में था पी क्यू आर और डिटरमिनेंट का मान इसका 0 के बराबर हो। अगर ये वैल्यू 0 के बराबर आती है तो
इंटीग्रेबल कहलाता है। दिया गया क्वेश्चन इंटीग्रेबल है, कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी यही होती है, इसको चेक कर लेते हैं। और दूसरे स्टेप में अपन पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड देखेंगे, ज़ीरो तो नहीं है। इससे पहले एक पॉइंट ले लें, अपन पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड निकालेंगे और उसमें देखेंगे पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड इज इक्वल टू ज़ीरो है क्या। तो ज़ीरो आ रहा है तो अपन u बराबर x बराबर यू जेड और y बराबर वी जेड पुट कर लेंगे और फिर जो ऊपर तरीका बताया था उससे चर पृथक करके इंटीग्रेट करके मान निकाल लेंगे। दूसरी स्थिति है इसमें कि पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड ज़ीरो नहीं हो रहा है, तो फिर 1/px प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा। मतलब पूरे प्रश्न को इससे गुणा करने पर वो क्वेश्चन इंटीग्रेबल हो जाएगा। उसको इंटीग्रेट रीअरेंज करके सारे पदों को ठीक तरह से लिख के रीअरेंज करके अपन इंटीग्रेट करेंगे तो वो इंटीग्रेबल होगा प्रश्न। प्रश्नों के माध्यम से ये समझा जा सकता है कि इसको कैसे करेंगे। तो एक क्वेश्चन देखते हैं और उसको करते हैं, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन अपने को दिया गया है एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर जेड डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स क्यूब डी वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी जेड बराबर ज़ीरो। तो ये पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड बराबर ज़ीरो के स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है, जहाँ पी का मान अपने को दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर जेड, क्यू दिया हुआ है एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स क्यूब और आर दिया हुआ है एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई। तो इनके अगर प्रत्येक पद में देखें, पी के जैसे प्रत्येक पद में देखें तो पहले पद की घात इसमें 3 हो रही है, 2 तो एक्स स्क्वायर की और एक वाई की, इसमें भी 3 हो रही है, वाई क्यूब है, इसमें वाई की 2 घात है और जेड की 1 घात है, इसलिए ये भी 3 घात है। तो p 3 घात का समघात है फलन। इसी प्रकार क्यू में देखें तो इसमें प्रत्येक पद की घात 3 है, एक्स वाई जेड की घातों का योग वो भी 3 है और आर में भी एक्स वाई जेड की घातों का योग 3 ही बन रहा है प्रत्येक पद में। अतः ये 3 घात का समघात फलन दिया गया है। पहली बात तो ये समघातीय है और वो भी 3 घात की है। तो अब अपन कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी चेक करते हैं इसकी। समाकलनीयता का प्रतिबंध, जो प्रतिबंध अपन जानते हैं पी क्यू आर डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड पी क्यू आर इज इक्वल टू ज़ीरो। इस सारणी का मान अगर ज़ीरो आता है तो ये इंटीग्रेबल है। तो अपन ने p लिखा, q लिखा, r लिखा, डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, फिर p q r लिख दिया। इसको ओपन किया, खोला इस सारणी को, तो खोलने से सारणी के मान विस्तारित रूप में आएंगे, बड़े रूप में आएंगे। उन सबको विस्तारित करके और पूरे ब्रैकेटों को खोलेंगे। कहीं भी जरा सी मिस्टेक हो जाएगी तो फिर ये बराबर लगेगा नहीं। जैसे इसमें एक्स क्यूब लिख दिया गया था जबकि था एक्स स्क्वायर वाई, 3 घात का पद था, तो वो जरा सी मिस्टेक से फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप इसको ठीक तरह से लिख लें, चेक कर लें, तो सारे कट के 0 बराबर 0 हो जाएगा। तो कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी इज सेटिस्फाइड। तो समाकलनीयता का प्रतिबंध सही है, ये अपन ने पहले टर्म में चेक कर लिया। अब दूसरे नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो एक तो अपने को पता लग गया कि समीकरण दी गई समघातीय है, दूसरा पता लग गया कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी सेटिस्फाई हो रही है। तो तीसरे स्टेप में चल रहे हैं पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड का मान निकालें। तो वो पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड बराबर 0 आ रहा है, ये यहाँ पर अपन ने चेक कर लिया, ये 0 आ गया। तो तीसरे स्टेप में ये हो गया, जब 0 है तो फिर इसको हल करने के लिए तरीका बताया था, x बराबर यू जेड और y बराबर वी जेड पुट करेंगे। तो डी एक्स बराबर हो जाएगा यू डी जेड प्लस जेड डी यू और डी वाई बराबर हो जाएगा वी डी जेड प्लस जेड डी वी। पुटिंग इन गिवन इक्वेशन, ये सारा मान दी गई समीकरण में रखें तो समीकरण बन रही है v, आप लिख के रख लें, अलग से कर लें, फिर इसमें मैंने लिख दिया डायरेक्ट v यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस वी डी एक्स प्लस यू वी स्क्वायर माइनस यू डी वी इज इक्वल टू 0। अब इसको रीअरेंज करके कुछ इस तरह से लिखा जा सकता हो तो लिखें अपन, जिससे डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकें।
तो इसमें यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर वी डी यू माइनस यू डी वी आ गया, और वी स्क्वायर डी यू और यू स्क्वायर डी वी बराबर 0 आ गया। इसको पूरी समीकरण को यू स्क्वायर वी स्क्वायर से अगर अपन डिवाइड करें तो 1/v स्क्वायर माइनस 1/u स्क्वायर यू डी वी डी यू माइनस यू डी वी, और ये हो गया -1/u स्क्वायर डी यू बन गया ये, और -1/v स्क्वायर डी वी बराबर 0। तो ये तो दो डायरेक्ट इंटीग्रेट हो रहे हैं। पहले वाले को अपन और ठीक तरह से लिख दें तो पहले वाले को अपन ने लिख दिया वी डी यू माइनस यू डी वी ओवर वी स्क्वायर प्लस यू डी वी माइनस वी डी यू अपॉन यू स्क्वायर, ये अपन ने दोनों लिख दिए। माइनस डी यू अपॉन यू स्क्वायर माइनस डी वी अपॉन वी स्क्वायर बराबर 0 ऑलरेडी पड़ा हुआ था, उसको अपन ने वैसे ही लिख दिया। तो ये ब्रैकेट जो अपन ने फर्स्ट था इसको दोनों पर लिखकर अपन ने ये मान लिख दिया। तो अब दिख रहा है कि डायरेक्ट इंटीग्रेबल ये प्रश्न बन गया। तो पहले वाला तो डिफरेंशिएशन है u अपॉन वी का, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो u अपॉन वी आ गया। दूसरे को इंटीग्रेट करें इसको तो इसका इंटीग्रेशन आ गया v अपॉन यू आ गया, और ये -1 अपॉन यू तो प्लस बन गया, और ये -1 अपॉन वी तो माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन वी बन गया बराबर c। तो इंटीग्रेबल का मान आ गया। अब x बराबर यू जेड और y बराबर वी जेड रखना है, मतलब u का मान x अपॉन जेड और v का मान y अपॉन जेड रखें तो z कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ गया x अपॉन वाई, ये हो गया y अपॉन x, ये हो गया z अपॉन x, ये हो गया z अपॉन वाई बराबर c। तो यही दिए गए प्रश्न का मान है। समाकलित करने पर x y में रिलेशन है, सॉल्यूशन है, यही आंसर है। तो इस तरह से तीन बातें मुख्य रूप से आई। एक तो समघातीय समीकरण है, पहले चेक करेंगे प्रश्न को स्टैंडर्ड फॉर्म में रखकर। सेकंड, कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी देखेंगे सेटिस्फाइड हो रही है क्या। फिर थर्ड, पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड बराबर मान देखेंगे 0 हो रहा है या नहीं हो रहा। 0 हो रहा है तो इसी फॉर्म प्रोसेस को फॉलो करेंगे, और अगर 0 नहीं हो रहा तो 1/px प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा, मतलब पूरे प्रश्न को उससे गुणा करेंगे और फिर सारी टर्म्स को रीअरेंज करेंगे तो वो डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिए, आसानी से सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे। तो कंप्लीट करिए इसको। टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन में सेकंड जो अपन ने पढ़ा था ये था होमोजीनियस वाला। अब इसमें आगे के उसमें अपन जनरल मेथड भी पढ़ेंगे, वो व्यापक विधि कहलाती है, तो उसी के साथ ये पूरा हो जाएगा। तो व्यापक विधि वगैरह और नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसे कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन में कई तरह की डिफरेंशियल इक्वेशंस अपन ने देखी। पहले प्रथम क्रम प्रथम घात की थी, फिर प्रथम क्रम उच्च घात की थी, फिर सेकंड ऑर्डर की द्वितीय क्रम की रेखिक अवकल समीकरण पढ़ी थी जिनके गुणांक अचर थे। फिर बाद में वो चैप्टर भी पढ़ा था द्वितीय क्रम की रेखिक अवकल समीकरण जिसमें गुणांक अचर नहीं थे, तो वो भी अपन ने चैप्टर, वो थोड़ा लंबा था चैप्टर, वो भी अपन ने अच्छे से पूरा कर लिया। तो सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी। तो इस तरह से फिर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर भी अपन ने पढ़ा था। तो इस तरह से कई टॉपिक्स पूरे करके अपन इस टॉपिक में चल रहे हैं। तो ये भी अब जल्दी अपना पूरा होएगा। तो आप अच्छी तरह से इसको सबको अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि आगे की क्लासेस में भी ये सारे क्वेश्चंस काम में आते हैं। यहाँ अगर अच्छी तरह से तैयार करे हुए हैं तो अगर आप आगे की क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ फिर प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे। तो ठीक तरह से इसे कंप्लीट करिए।